हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2025 के सॉल्यूशंस। और ये टीम स्किल IQ एजुकेशन का जॉइंट एफर्ट है। इसमें आपको पीडीएफ जो आप पढ़ रहे हैं सामने जो लिखा हुआ है ये आपको मिल जाता है। अभी तक पीडीएफ आपको 12 सितंबर से लेके आपके 15 सितंबर तक के 9 शिफ्ट्स का मिल गया होगा। ठीक है, सॉरी 12 शिफ्ट्स का। ये आपका टोटल 13वां वीडियो रहेगा 48 में से। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है हमारा, हम ऐसे ही चीज़ें चलते रहते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड़ा अटक जाता है तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं 16 सितंबर 2025 के फर्स्ट जो है शिफ्ट की। मुझे देरी करने में मज़ा नहीं आता है, बात करने के लिए मैं लाइव सेशन रखता हूँ आप लोगों के साथ, बट आप मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं तो भाई ये गलत बात मुझे लगती है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, थोड़ा स्पीड से जाऊंगा मैं। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। एक्सटेम्पर मतलब बिना किसी तैयारी के कोई स्पीच या भाषण एक तरीके से देना। ठीक। मोनो मतलब एक होता है। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब होता है भाई साहब एकल भाषण। एकल भाषण बोलते हैं इसको। ठीक है, भाषण होता है ये भी। डायलॉग मतलब संवाद होते हैं आपके, बोलचाल या बातचीत भी बोल सकते हो इसको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सोलिलोक्वाई ये भी आपका भाषण से ही संबंधित होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप से बात करना, अपने आप से बात। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो स्वभाषण। ठीक, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है स्पीड मेंटेन करना। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट राइटिंग्स एंड इनक्रिप्शंस। इनक्रिप्शंस और एंशियंट राइटिंग्स जो पढ़ता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नहीं सर, होता ये भी जो है पुरानी चीज़ों से संबंधित होता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है क्या होता है, पुरातत्वविद होता है। पुरातत्वविद जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन इंस्क्रिप्शंस और राइटिंग्स को नहीं पढ़ता ये। पैलियोग्राफर भी एक नाउन, एक तरीके से वर्ड आपको देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं पुरालेख शास्त्री जो पुरानी चीजें हैं उनके बारे में लिखता है। एपिग्राफिस्ट भी एक व्यक्ति होता है। ये क्या करता है सर, ये करता है भाई साहब, ये लिखता है शिलालेख। ठीक है, क्या लिखता है, शिलालेख शास्त्री आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ओके सर, मिल गया ये भी। अच्छा, फिलोलॉजिस्ट कौन होता है, ये भी एक व्यक्ति होता है। फिलोलॉजिस्ट कौन होता है, ये ऐसा व्यक्ति होता है जो भाषा का ज्ञान रखता है, भाषाविद आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ओके सर। आंसर आप बीच में ही छोड़ गए कहीं पे, हाँ छोड़ गए भाई। आंसर हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो। जो एंशियंट राइटिंग्स और इनक्रिप्शंस के बारे में जो हमें जानकारी देता है तो वो पुरालेख शास्त्री जो है हमारा होता है, पैलियोग्राफर आंसर आ जाएगा। चूज करो फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब 1000 प्लस फ्रेजल वर्ब आपको करवा रखी है आपके 3D लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप ब्लैक बुक की जो है प्लेलिस्ट वहाँ पे है आपके मैराथन क्लासेस की, सारी देख डालो, फायदा हो जाएगा आपका। आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन दे फाइनली डैश अ रीजनेबल सॉल्यूशन। कम अप विद या केम अप विद। आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन दे फाइनली, यही लिख दो ना, केम अप विद। किसी एक डिसीजन के साथ आप जब निकल के आते हो तो यही हो जाएगा, केम अप विद। दो फ्रेजल वर्ब, दो प्रेपोजिशन साथ में मिल गई हैं वर्ब के साथ, यानी कि वर्ब प्लस के प्रेपोजिशंस इक्वल्स टू फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ओके सर। आगे आपको सिनोनिम बताना है किसका, एडवर्सिटी का। एडवर्सिटी आपका एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है संकट, विपत्ति। ठीक है ना, समस्या। ठीक, इतने बतेरे। हार्डशिप मतलब कठिनाई, ये उसका भी लिख सकते हो, कठिनाई। इसका बताना क्या है, सिनोनिम हार्डशिप ही आ जाएगा। कंफर्ट आसानी, प्रोस्पेरिटी समृद्धि होती है, समृद्धि। ठीक है, साधन संपन्न, लग्जरी भी कुछ इसी तरीके का लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे एंटोनिम पूछा गया है किसका, ट्रांक्विल का। ट्रांक्विल को आप एक एडजेक्टिव के रूप में रख सकते हो। ट्रांक्विल का मतलब क्या होता है सर, ट्रांक्विल का मतलब आपको देखने को मिलता है शांत, यानी कि पीसफुल, ये जो लिखा हुआ है
काम, ये भी शांत जो है एक तरीके से लिखा हुआ है। एजिटेटेड होता है उत्तेजित, उत्तेजित, या जिसको गुस्सैल भी बोल सकते हो, इसको कहीं ना कहीं गुस्सैल भी बोल सकते हो। एंटोनिम में बताना था ना, यही बता दो ना। क्वाइट का मतलब भी आपका शांत हो जाता है। आगे क्या दे दिया, ईडियम दे दिया। ईडियम दे के ये पूछा कि क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों ने बताना है। अगला क्वेश्चन में एंटोनियम बताना है ओबेस्क्वियस का। ये स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एडजेक्टिव जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है होता है, ठीक है। ओबेस्क्वियस इसका मतलब क्या होता है, खिदमतकारी, खिदमतकारी, या फिर आप बोल सकते हो चापलूस। अब सर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया है ना। सबमिसिव, सबमिसिव क्या होता है, सबमिसिव आपको देखने को मिलता है विनम्र, ठीक है। सर्वाइल, सर्वाइल आपकी वर्ब होती है, दास्तापूर्ण बोल सकते हो आप इसको, वैसे एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हो। एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव ही रखो, दास्तापूर्ण रखता हूं मैं इसका मतलब, ठीक है, दास के हिसाब से। इंडिपेंडेंट तो होता है आपका स्वतंत्र, चाहे लिखा भी ना होता। फ्लटरिंग आपका क्या होता है, फ्लटरिंग आपका वही बोल सकते हो आप, चापलूसी बोल सकते हो। तो ये तो आपका सिनोनियम हो जाएगा, एंटोनियम तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका सिनोनियम हो गया सबमिसिव, दास्तापूर्ण एक तो खिदमत करता है कोई किसी की, एक कोई रहता है इंडिपेंडेंट, तो आप इंडिपेंडेंट बोल सकते हो इसका जो एंटोनियम है वो। आगे क्या दिया गया है हमें, अच्छा ये तो कहीं पे गलत हो गया। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड मीनिंग द स्टडी ऑफ बोल सकते हो, ये ऑफ है ना, यहाँ पे आएगा द स्टडी ऑफ। कहीं पे पेन हो तो मैं इसको लिख लूं इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा भाई। पेन मेरे को मेरी टेबल पे रहता है, बट कागज रखना चाहिए मेरे को। एक मिनट, मिल गया भाई कागज। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 8, इसमें मुझे ठीक करना होगा, ठीक है सर, कर देंगे इसको ठीक। ओके सर, पेन कहाँ छोड़ दिया मैंने, ये वाला। अच्छा, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, उसको भाई ये भी कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 9th क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना होगा ब्लैंक के अंदर। द साइंटिस्ट थ्योरी वाज प्रेज्ड फॉर, प्रेज्ड फॉर आप बोल सकते हो, एडजेक्टिव के साथ फॉर लगा रखा है, ठीक है। उसकी प्रशंसा की गई, इट्स ओरिजिनलिटी बट क्रिटिसाइज्ड फॉर द डैश ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस। मतलब एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी और उसकी प्रशंसा करी गई, ओरिजिनल है वो इसलिए, लेकिन उसको उसकी आलोचना भी करी गई। किस चीज के लिए आलोचना की गई, कि एविडेंस उसके पास पॉजिटिव थी, क्लैरिटी, क्लैरिटी तो है ही नहीं उसके पास। अबंडेंस मतलब कमी थी, हो सकता है। रिजिडिटी, भाई उसके पास है ना क्या नहीं था, उसके पास है ना पॉसिटी नहीं थी। क्या नहीं थी, पॉसिटी, POCITY। पॉसिटी का मतलब क्या हो जाता है, पॉसिटी का मतलब ये हो जाता है कि कोई चीज कम रहेगी। इसमें क्या कम रह गया, इसका मतलब क्या है कि उसके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं थे उस जो है थ्योरी को कंप्लीट एक तरीके से एक्सप्लेन जो है करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन आपका कॉमन एरर का आ जाता है, उसमें देखते हैं क्या गलती हो सकती है। द कमेटी, मैं थक गया भाई बता बता के, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। हैज पोस्टपोन्ड, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक ले रखी है। द फर्दर अनाउंसमेंट की स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटिल इंफॉर्मेशंस इज रिसीव्ड फ्रॉम द रीजनल ऑफिसेज। देखो ये जो इंफॉर्मेशंस लिख रखा है ना भाई साहब, इसका इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस होता नहीं है, ठीक है। जब आप नाउन के रूप में यूज करते हो, जैसे आप वर्क को यूज करते हो, ठीक है, ओके, जैसे आप कैटल को यूज करते हो, जैसे आप सीनरी को यूज करते हो, SCENERY, सीनरी, दृश्य, दृश्य का दृश्यों थोड़ी ना करते हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड्स नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये S कट जाएगा इसका। गलती कहाँ पे है, पॉइंट नंबर 3 में, 3C में लिख रखा है, आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉइस का क्वेश्चन दे रखा है। द रिसर्चर्स हैड कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट विद अटमोस्ट प्रीसीजन। देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दूंगा। द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, गलत। द एक्सपेरिमेंट वॉज बीइंग कंडक्टेड, गलत। द एक्सपेरिमेंट हैड बीन कंडक्टेड विद अटमोस्ट प्रीसीजन बाय द रिसर्चर्स विल बी। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही है, बना के देख लेना, दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर का है, इसमें क्या दिया हुआ है, नाइदर, नाइदर के साथ कहीं नोर होगा। द साइंटिस्ट नोर, नाइदर के साथ नोर होगा। यहाँ पे अगर और दिया हुआ होता तो आइदर के साथ होता, ये पेयर्स हैं। और इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब डिसाइड की जाती है।
अच्छा देखो, द साइंटिस्ट नोर द रिसर्च टीम वर, द रिसर्च टीम वर नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा। पॉइंट नंबर 2 में गलती है, पॉइंट नंबर 2 कहाँ है, बी में है। ओके, पूरा सेंटेंस मैं पढ़ देता हूँ एक बार हाइलाइटर के साथ। नाइदर द साइंटिस्ट नोर द रिसर्च टीम, रिसर्च टीम को एक यूनिट के रूप में यूज कर रखा है ना, इसलिए सिंगुलर माना जाएगा। और नाइदर या नोर, या नाइदर नोर जो होता है और आइदर और जो होता है, नोर और के बाद जो सब्जेक्ट आता है अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब डिसाइड की जाती है। विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द एक्यूरेसी ऑफ फाइंडिंग्स डिस्पाइट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन होमोनिम के रूप में हमसे पूछा गया है। एक वर्ड होगा, सेम स्पेलिंग होगी बट डिफरेंट डिफरेंट उसके मीनिंग्स हो सकते हैं और वही ढूंढना होगा। द हंटर एम्ड हिज बो केयरफुली बिफोर रिलीजिंग द एरो, एरो बो क्या होता है, जब हम तानते हैं ना, वो तानते हैं, वो क्या, जो वो हमारा तीर कमान होता है ना, तीर कमान होता है, उसको तानते हैं तो उसको बो बोल सकते हैं, ठीक है सर। सी गेव अ ग्रेसफुल बो आफ्टर हर परफॉर्मेंस, द बो वॉज क्राफ्टेड फ्रॉम द यू वुड, ये तो इसी वाला एग्जाम्पल हो गया। द टाइटन स्ट्रिंग कह दिया तो इसका मतलब यहाँ पे भी यही बो है। द आर्चर कह दिया तो यही बो है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। यहाँ पे बो का मतलब क्या होता है, झुकना, और वो किस में झुकना, ब्रैकेट में लिख लो, सम्मान के लिए झुकना, किसी के सामने बो करना, ठीक है। आई बो बिफोर यू, मैं आपके सामने झुकता हूं सम्मान के रूप में। एक्टिव पैसिव यानी कि पैसिव वॉइस का क्वेश्चन, वॉइस का क्वेश्चन अगेन हमसे पूछा गया है, तो देखो क्या कहता है। द फाइनल रिपोर्ट वॉज अप्रूव्ड, बी की किसी भी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। मुझे क्या करना है, एक्टिव वॉइस मुझे ढूंढना है। द कंपनी, अच्छा वॉज अप्रूव्ड एक तरीके से लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी अकेली अप्रूव्ड, यहाँ पे हैज अप्रूव्ड है, यहाँ पे अकेली अप्रूव्ड है, इज अप्रूव्ड है, अप्रूव्स दे रखी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आया भाई साहब आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन भाई आज का ऐसा कॉम्प्रीहेंशन है, मतलब जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें मशीनों का इंसानों के साथ जो है कुछ रिलेशन बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या की गई है, दूसरी बात यहाँ पे ये की गई है कि भैया आपको मतलब हम जो है डिजिटल जो युग है उसमें ज़्यादा मतलब एंटर हो रहे हैं, शुरुआत हो रही है हमारी, और धीरे धीरे हम मैकेनिज्म, मशीनिज्म कहूँ क्या, मैकेनिज्म कहूँ, उसमें जो है हम घुसते जा रहे हैं। मशीनी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी मशीनों के द्वारा की जाती हैं, तो उस चीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा जाते जा रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। In the architecture of digital where algorithms and consciousness increasingly detect dictate perception, the boundary between autonomy and automation becomes perilously thin। देखो यहाँ पे कहने की बात क्या है, यहाँ पे 2-3 शब्दों का मतलब समझना। एल्गोरिदम समझना, कॉन्शियसनेस सचेतपन होता है, आर्किटेक्चर तो आपको पता ही है। ये क्या है, इंक्रीजिंगली डाइकेट परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है एक माइंड सेट बना देना, ये हमने 2-3 शिफ्ट पहले भी पढ़ा था। द बाउंड्री बिटवीन द ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कई बार हमें क्या होता है, ऑटो मतलब स्वयं, खुद से संबंधित, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, जब हम अपने आप के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम अपने आप के बारे में बात करते हैं। और फिर एक यहाँ पे ऑटोमेशन एक तरीके से शब्द है, ठीक है। ऑटोमेशन मतलब जब चीजें अपने आप होती हैं, स्वचालित, ठीक है, स्वचालित है ना, हाँ। तो ये वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। अब इसका सीधा सीधा मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आज के समय पे जो डिजिटल दुनिया है, इसके जो आर्किटेक्चर है, इसकी जो संरचना, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे एल्गोरिदम हमारी सोच को पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, उसको एल्गोरिदम एक तरीके से क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहीं पे एक बार मैं रुक जाता हूँ और मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बोलता हूँ। आपके फ़ोन का इंटरनेट ऑन है और आप उस पर कुछ सामान खरीदने की बात करो, अगर अगले ही टाइम पे जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप खोलोगे वहाँ पे आपको उसकी ऐड ना दिख जाए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आके दोबारा बोलना कि सर आपने गलत बोला था,
ठीक है। तो इसी का मतलब है एल्गोरिदम, यही हमारे एल्गोरिदम की बात कर रहा है। और ये सही पैसेज और सही एग्जांपल है। यहाँ पे कॉन्शियसनेस हमारा खत्म होता जा रहा है क्योंकि हम एआई पे डिपेंड हो रहे हैं। इस तरीके से पढ़ने में भी हम डिजिटली ज्यादा जो है डिपेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, ओके है ना बात। हाँ, एवरी स्क्रोल, स्क्रोल मतलब हम जो स्क्रोलिंग करते हैं, क्लिक करते हैं और रुकते हैं कुछ समय के लिए, इज पैरेज्ड बाय अनसीन सिस्टम्स एंड दैट लर्न, अडेप्ट एंड एंटिसिपेट, क्रिएटिंग अ फीडबैक लूप। लूप का मतलब क्या होता है, जैसे हम रील देख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक रील जब हम देखते जाते हैं तो वो लूपिंग क्रिएट जो है क्रिएशन है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, वो लूप है एक तरीके का। एक जैसी चीज का आगे आगे बढ़ना इज कॉल्ड लूप। कंप्यूटर जो है कंप्यूटिंग वर्ड इसको बोल सकते हो, कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है। ह्यूमन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब आदमी की जो प्राथमिकता होगी उसको, इज बोथ द इनपुट एंड द प्रोडक्ट। देखो इनपुट एंड द प्रोडक्ट, देखो इस बात को समझने की कोशिश करो कि क्या कहा गया है यहाँ पे। हर बार जब भी हम स्क्रॉल करते हैं, क्लिक करते हैं या पॉज करते हैं तो सब मशीनें हमें सिखा रही हैं। ठीक है, और उसकी ही पसंद से हम काम करते हैं। ठीक है, सब मशीनों के पसंद के हिसाब से हम काम करते हैं। हमारी प्रेफरेंस, हमारी प्राथमिकता उसमें कोई भी ज्यादा मायने नहीं रखती है। अगला जो लाइन है वो क्या कहता है, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। अब हमें भ्रम रहता है कि मैंने मेरी चॉइस से चीज ये ली है या मैं मेरी चॉइस से काम कर रहा हूं। सस्टेन्ड बाय द अबंडेंस ऑफ कंटेंट ऑफन कंसील्स ए सब्टल क्यूरेशन ऑफ थॉट। कहने का मतलब क्या है, मेरे को क्या रहता है, मेरे को भ्रम रहता है, यानी कि हमें लगता है कि हम हमारे पास बहुत सारे क्या है चॉइसेस हैं, लेकिन असल में हमारी जो सोच है ना, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको धीरे धीरे मैकेनिज्म में चेंज करके, एल्गोरिदम में फंसा के, और हमें जो है वो चीज़ करने के लिए एक तरीके से मजबूर किया जा रहा है। ये वाली चीज़ हमें लगता है, लेकिन एक्चुअल में मशीनें जो है चीज़ें कर रही हैं हमारे लिए। खासकर ये जो शब्द है ना एल्गोरिदम, रिकमेंडेशन इंजन्स क्लोक्ड इन न्यूट्रलिटी, हाँ ठीक है, आर इन फैक्ट वैल्यू लैडन मैकेनिज्म शेप्ड बाय डेटा हायरार्कीज एंड कॉर्पोरेट इम्पेरेटिव्स। कहने का मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें एक प्रकार से सुझाव दिया गया है। सुझाव दिया गया है किस प्रकार का, मशीनों का, जो क्या है, जो हमें सजेशंस देती है ना मशीनें, वो भी जो है एक तरीके से स्टैटिक नहीं होती, तटस्थ नहीं होती, बल्कि वो कंपनियों और डेटा जो है ना उसकी ताकत से क्या करती है, उसकी ताकत से हमें क्या करती हैं, चेंज एक तरीके से करती रहती है। मैकेनिज्म शेप्ड जो है, मैकेनिज्म की शेप हमें एक तरीके से दी जा रही है। व्हाट अपीयर्स एज पर्सनलाइजेशन में इंटरेस्ट instead by be algorithmic determinism, a world where our desires are gently steered then freely formed। भाई ये तो देखो चल ही रहा है ना। तो क्या होता है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, और हमें लग क्या रहा है, हमें लग रहा है कि जो पर्सनलाइजेशन एक तरीके से, जो हमें लगता है कि हम अपने निजीकरण, पर्सनलाइजेशन निजीकरण, हमें लगता है कि जो हमारे पास निजीकरण है, लेकिन असल में वो मशीनें हैं जो हमारी जो इच्छाएं हैं उनको धीरे धीरे एक तरीके से अलग मोड़ देती हुई दिखती हैं, और हम सोचते हैं कि हम फ्रीली जो है चीज़ों को कर रहे हैं। मोर ओवर इसके साथ साथ अगर आप बात करने के लिए जाओगे, द आर्किटेक्चर ऑफ अटेंशन, जो तरीका है, जो स्ट्रक्चर है किसका, ध्यान का जो स्ट्रक्चर है, हैज़ बीन कॉमोडिफाइड, उसको भी मोड़ा जा रहा है एक तरीके से। डिस्ट्रैक्शन इज नॉट ए साइड इफेक्ट, डिस्ट्रैक्शन जो है कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बट ए बिजनेस मॉडल। वो क्या होता है, बिजनेस मॉडल होता है। और इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा एड्स, जैसे अब आईपीएल चल रहा है, इसमें जो भी एड्स बार बार आती जा रही हैं, वो एड्स भी हमें याद होगी। ठीक है ना, ये वाली चीज। कॉग्निटिव एक संज्ञानात्मक यानी कि साइकोलॉजिकल एक टर्म है कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव ये हमारे ध्यान से संबंधित एक तरीके से होता है। हमारे किससे संबंधित होता है, ध्यान से संबंधित होता है, सोचने समझने की ताकत होती है हमारी। कॉग्निटिव ओवरलोड डिमिसेस रिफ्लेक्शन, व्हाइल इमोशनल ट्रिगर्स एम्प्लाई एंगेजमेंट। कहने का मतलब वही चीज जो है आती है, मतलब क्या है कि जो हमारा कॉग्निटिव है, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, वो क्या होती जा रही है आज के मशीनी युग में, वो जो है धीरे धीरे
बहुत कम एक तरीके से होती जा रही है। एम्पलीफाई ट्रिगर्स, वो इमोशनल ट्रिगर्स एम्पलीफाई एंगेजमेंट। देखो कहने का मतलब क्या है, जब हम इमोशनल चीजें देखते हैं तो हम उनको ज्यादा मतलब इमोशनली देखते हैं। हम इंडियंस में ये कमी एक तरीके से है। तो इमोशनल एंगल भी यहाँ पे एक आ जाता है। इन दिस इकोसिस्टम, इस प्रकार का जो इकोसिस्टम है इसमें क्या होता है, आउटरेज ट्रेवल्स फास्टर देन न्यूएंस एंड विजिबिलिटी बिकम्स द करेंसी ऑफ रेलेवेंस। इस प्रकार के एनवायरनमेंट में क्या होता है, इस प्रकार का जो इकोसिस्टम होता है उसमें गुस्सा बहुत जल्दी फैलता है और दिखने का मतलब जो दिखता है वही बिकता है, वो वाली चीज जो है आपको देखने को मिलती है। उसमें विजिबिलिटी जो है करेंसी ऑफ रेलेवेंस एक तरीके से बन जाती है। विश्वसनीयता का कारण क्या बनता है, जो हमें दिखेगा वही जो है चीज बात सही होगी। इवन द लैंग्वेज एथिक्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिजिटल अकाउंटेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रगल्स ही है ना, हाँ, टू कीप पेस विद द वेलोसिटी ऑफ इनोवेशन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि अगर हम पारदर्शिता की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, उनकी जवाबदेही मतलब तकनीक से पीछे रह जाती है, टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाती है। डिजिटल जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो ज्यादा रहती है, बजाय कि जो हमारे स्ट्रगल्स हैं या और जो चीजें हैं वो मतलब उनका जो वेलोसिटी होता है ना, इनोवेशन जो है हमारी बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगी। इस तरीके की चीजें चलती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दो ऑफन पोर्ट्रेड, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो क्या कर रही है, ऑफन पोर्ट्रेड एक पिक्चर बनाना, एक तरीके का एक रफ नोट बनाना, एज एन इम्पार्शियल आर्बिटर इनहेरिट्स द बेसिस ऑफ इट्स क्रिएटर्स एंड द डेटा कंज्यूम्स। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, सीधी सीधी अगर बात बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई जो है अपने जो यूज करने वाले हैं या अपने जो बनाने वाले हैं और जो डेटा के जो यूज करने वाले हैं उनके लिए अलग अलग उसका एक तरीके से मतलब है। क्रिएटर्स के लिए अलग है और जो डेटा कंज्यूम करते हैं उनके लिए एआई का मतलब कुछ अलग है। ज्यादा मुझे इसके बारे में नहीं बोलना। इट replicates not just human intelligence but also human prejudice। कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आदमी की बुद्धि ही नहीं, वो आगे क्या करेगा, आदमी आगे क्या करने वाला है, वो क्या सोच रहा है, उस चीज को भी दिखाती है, रेप्लिकेट करती है, बताती है। यट फिर भी amid this algorithmic opacity lies a paradox of empowerment। never before has humanity possessed such access to knowledge and connectivity, yet never has been it more it been more vulnerable to manipulation। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी को बहकाना। अब आप समझ गए होंगे, जो वो एड वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो यही था। मतलब क्या है कि अगर हम इंटरनेट ऑन है और हम बातें कर रहे हैं, इसका मतलब फोन हमारी बातें सुन रहा है। ठीक है, ओके है ना बात। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है, उसको मैनिपुलेशन एक तरीके से बोलते हैं। और वल्नरेबल से ज्यादा मैनिपुलेशन जो है यहाँ पे काम करता है इस एआई के लिए। लास्ट लाइन को बताते हैं, द चैलेंज इज नॉट टू डिसमेंटल technology but to rehumanize it, to ensure that the current circuitry of progress services serves human discernment rather than diminishes it। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सर्क्यूटरी, इसने मुझे उलझा दिया। इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज को हम क्या करें, अगले तक बताएं, एक चेन एक तरीके से बने, वो लूप वाली बात। अच्छा, एक क्या है यहाँ पे, एक वर्ड आया रीह्यूमनाइज। रीह्यूमनाइज का मतलब क्या होता है कि हम है ना, मतलब जब से हमारा एआई आया है ना, हमने चीजों पे सोचना समझना कम कर दिया है। ठीक है ना, सोचना समझना कम कर दिया है। देखो अब बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएटर, मुझे है ना एआई मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन उसमें मैं किस तरीके से चीजें यूज करूंगा, इट डिपेंड्स ऑन मी। उस तरीके को तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो वो वाली चीज जो है यहाँ पे एक तरीके से
बताई गई है। तो जरूर हमारे लिए ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन हम उसको अगर थोड़ा सा ठीक तरीके से यूज करें तो हम उसको रीह्यूमनाइज एक तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका पैसेज एक तरीके से आपको दिया गया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे। तो चलो देखो, स्पीड से करो, ठीक है ना, क्योंकि समय की कमी जो है मेरे पास खूब होने लगी है। What is the central idea of the passage? Artificial intelligence enhances human freedom, बात नहीं की। Algorithms have made decisions making one more objective, या फिर डिजिटल सिस्टम subtly influence मानव नहीं, ह्यूमन परसेप्शन या फिर ऑटोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने पूछा है ये सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का। तो सेंट्रल आइडिया हमारा ये है कि जो डिजिटल सिस्टम है ना वो इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं, बजाय कि जो मेरी ऑटोनॉमी है या मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो मानना है ना, वो उसको नकार देगी वो चीज, और उसका जो मानना है ना वो मेरे ऊपर क्या करेगा, इम्पोज करेगा, मेरे ऊपर वो थोपने की कोशिश करेगा। ये वाली बात यहाँ पे बताई गई है। अगला क्या कहा इसने, द फ्रेज इल्यूजन ऑफ चॉइस। इल्यूजन ऑफ चॉइस का मतलब क्या हो गया? इल्यूजन ऑफ चॉइस मतलब भ्रम है चॉइस का, कि मैं मेरी मर्जी से चीजें कर रहा हूं। ये क्या बताता है? यूजर्स हैव अनलिमिटेड फ्रीडम ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑप्शंस अपीयर डाइवर्स बट एल्गोरिदमिकली क्यूरेटेड। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन नंबर 2 वाली। जो इल्यूजन ऑफ चॉइस है वो मेरे को ये है कि मैं है ना मेरे हिसाब से चीजें एक तरीके से कर रहा हूं, एक्चुअल में इट इज नॉट जो है फुल्ली करेक्ट। आप ये बोल सकते हो, बिल्कुल भी सही जो है करेक्ट बात नहीं है ये। हमें ऑनलाइन जो चीजें आज के समय पे हम बहुत ज्यादा चीजें ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा हो गया, हमारे फोन में सारी दुनिया समा गई है। ठीक है, तो वो चीजें हमारी एल्गोरिथमिकली हमें क्यूरेटेड किया जा रहा है, मतलब एल्गोरिदम से हमें क्या किया जा रहा है, उधर हमारी चॉइस को चेंज करने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है। What does the author imply about artificial intelligence ethics? एथिक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने का मतलब क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है? इट फुली रिवॉल्व्स इश्यूज ऑफ बेस, इवॉल्व्स फास्टर देन इनोवेशन, मिरर्स एग्जिटिंग ह्यूमन फ्लोज, या फिर प्रिवेंट्स एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट जो है एक तरीके से आंसर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो अपने क्रिएटर्स को उसके द्वारा जो भी कंज्यूम किया जाता है, जो भी वो यूज करता है, वो जो डेटा है उसको वो बेस करने की कोशिश एक तरीके से करता है। और एआई जो है ना, ह्यूमन जो प्रीजुडाइस है उसको जो है, और इम्परफेक्शन है उसको दर्शाता है। ठीक है, और नैतिक समस्याओं को सोल्व करने की बजाय वो क्या करता है, ह्यूमन को ये कहता है कि ये नहीं, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ये बात सही है। ठीक है, चाहे वो गलती हो, ठीक है, उसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है भैया, एआई का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या फिर जो भी एल्गोरिदमिक जो चीजें हैं उनका जो है हमारे नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, एथिक्स का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन, which of the following best explains the paradox mentioned in the passage? Technology isolates, empowers simultaneously. Algorithms are neutral and self-correcting. बिल्कुल गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। Human desires cannot be prejudiced, कर रहे हैं prejudiced. Data has lost all ethics significance. Not fully तो देखो एक तरीके से बोल नहीं सकते इसमें, है ना। इस पैसेज के हिसाब से पहला ही पॉइंट जो है बिल्कुल ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है वो आइसोलेट करती है और एम्पावर करती है साइमल्टेनियसली, मतलब वो आइसोलेट भी करती है, अकेला भी हमें करती है, और फिर हमारी जो हमें जो है कुछ हद तक वो पावर भी देती है, मतलब हमारे काम को भी आसान करती है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, समकालीन, एक ही समय पे दोनों चीजें होती है। इस चीज को हम विरोधाभास बोल सकते हैं, विरोधाभास। ठीक है, ये एक मतलब विरोधाभास देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट रहेगा, द ऑथर्स टोन इन द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अलार्मिस्ट यट होपफुल। हाँ बिल्कुल सही है। टोन क्या थी पैसेज की, सही तरीके से क्या बात हमें कही कि लास्ट लाइन में इसने बोला नहीं था, क्या बोला था,
रीह्यूमनाइज हम इसको कर सकते हैं। मतलब अगर हम सही तरीके से इंटरनेट या एआई या जो भी हमारे पास मैकेनिज्म या मशीनी युग जिसमें हम जी रहे हैं, उसको अगर हम जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उनको अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो हम हमारे लिए जो है अभी भी एक संकेत है कि अब भी हम आशावादी हैं उस चीज़ के प्रति कि हम उसको अच्छे तरीके से अब भी यूज़ कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है 20वां। ये कहता है कि अंडरलाइन या बोल्ड सेगमेंट को एप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ बदलना है। सी डिस्कस्ड अबाउट द इशू। डिस्कस जो है आपका उसके साथ अबाउट का यूज करने की जरूरत नहीं है। वो जो है आपकी क्या है, वो वर्ब होती है ना दो प्रकार की, एक तो ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। तो ये यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे भैया नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नरेशन का। ही सेड दैट जोड़ रखा है इसने, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में इसको लेके आना है। दैट के साथ जोड़ा है, दैट को हटाऊंगा मैं, ही सेड लिखूंगा, कॉमा लिखूंगा, उसके बाद मेरा ही है, ही जाएगा ही के पास, तो मैं क्या करना पड़ेगा, मेरे को वहां पे आई लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं तो इसलिए आई मेरे को लेके आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे नो चेंज तो यहाँ पे हुआ था ना इसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है मैं आई लेके आ गया। हैड नेवर बीन है, ये नेवर बीच में ही रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हैड नेवर बीन एक तरीके से मेरे को इसने थमा दिया है, तो उससे मैं टेंस जो है क्या कर सकता हूँ, डिटेक्ट एक तरीके से कर सकता हूँ। हैड्स हैव जो है यहाँ पे मेरा होना चाहिए, आई है तो हैव होना चाहिए, ठीक है। आई हैड लिखा हुआ है गलत, आई नेवर वेंट लिखा हुआ है, आई हैव यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है तो नेवर ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएंगे बाकी के सारे, ठीक ओके। अगला है पैराजंबल का क्वेश्चन, इसको भी देखो बनाओ भाई। 22वां क्वेश्चन है, दीज सिस्टम्स कैन आइडेंटिफाई। दीज सिस्टम क्या रखे, मतलब ये मेरा पहले नंबर पे नहीं हो सकता। कैन आइडेंटिफाई स्पोकन वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड कन्वर्ट इनटू देम इनटू द रिटन टेक्स्ट। स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी ये मेरा पहले नंबर पे होगा, क्योंकि स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में ही यहाँ पे बात की हुई है। एनेबल करती है मशीन को इंटरप्रेट, मशीन्स इंटरप्रेट करने में, प्रोसेस करने में ह्यूमन लैंग्वेज को, ये मेरा पहले नंबर पे है। मतलब दूसरा पहले नंबर पे है, मेरा ये आंसर हो सकता है, मेरा ये भी आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एक्यूरेसी इंप्रूव्स एज द सिस्टम इज एक्सपोज्ड टू मोर डेटा। एप्लीकेशंस लाइक वॉइस असिस्टेंट्स, ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन टूल्स रिलाई हैवीली ऑन दिस टेक्नोलॉजी। चौथे का कुछ खास रिलेशन बन नहीं रहा, मेरा जो है पहला सेंटेंस है दूसरा, मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चला जाऊंगा। पहले के दूसरे के बाद पहला जोड़ियो। ये जो है ह्यूमन रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, ये जो सिस्टम है ये एनेबल करता है इन चीज़ों को करने में, ये आइडेंटिफाई करते हैं स्पोकन वर्ड्स को करने में। दूसरे के बाद चौथा हो सकता है क्या मेरा, एप्लीकेशंस, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरे के साथ चौथा बिल्कुल सही जुड़ नहीं रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात बता दी। फिर इसने पहले में कहा कि ये जो सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं स्पोकन जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं उनको कन्वर्ट करते हैं रिटन टेक्स्ट में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसकी हेल्प से मशीन लर्निंग जो प्रोग्राम्स है, एल्गोरिदम्स है, एक्यूरेसी है, उससे इंप्रूव होगा और जो सिस्टम एक्सपोज होगा और डेटा उसमें निकल के आएगा। फिर कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि वॉइस असिस्टेंट हो सकता है, ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन वाले टूल्स हो सकते हैं, वो जो है और ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की आगे कोशिश करेंगे। तो वही है, एक ऑप्शन बिल्कुल सही बता रखा है। अगला क्या है, अगला भी यही क्वेश्चन है, चलो देखो फिर इसको भी पढ़ो। रिन्यूएबल एनर्जी पहले नंबर पे हो सकता है भाई। सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड पावर आर बीइंग डेवलप्ड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फेसियल फूल। अकॉर्डिंग टू मी पहले पे पहला दे रखा है, एक जगह पे हो सकता है भाई, मे बी नॉट कंफर्म्ड बट हो सकता है। दीज रिसोर्सेज ये नहीं हो सकता मेरा, दूसरा पहले नंबर पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम इसमें गलती कर जाएंगे। अगला क्या है, द ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी हैज लेड टू एनवायरमेंटल कंसर्न अबाउट सस्टेनेबिलिटी, नॉट कंफर्म्ड। ट्रांजिशनिंग यानी कि चौथा पहले नंबर पे नहीं हो सकता, वैसे भी नहीं दे रखा, ठीक है। ट्रांजिशनिंग टू renewables requires investment in technology and supportive
गवर्नमेंट पॉलिसीज, अच्छा इसमें फिर इसने क्या पूछा भाई, पहले नंबर पे मैं किसको लेके आऊं, मुझे कंफ्यूजन है किसमें पहले नंबर पे रखने में। रिन्यूएबल एनर्जी के बाद रिन्यूएबल जोड़ के देख लो ना, पहले नंबर पे रख लिया। रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज जो है, सोलर एनर्जी या विंड जो पावर है ना, वो डेवलप हो रहे हैं रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंस जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारी ज्यादा हो गया उसको कम करने के लिए। उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज को भी आप उसमें शामिल कर सकते हो। ठीक है सर, ये बात तो बिल्कुल समझ में आने की है। उसके बाद इसने कौन सा लिख रखा है, पहले के बाद तीसरा लिख रखा है, द ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी हैज बीन, ये इसका रिलेशन नहीं बन रहा है, इसका मतलब मेरा पहला पहले नंबर पे नहीं हो सकता, मेरा तीसरा पहले नंबर पे होगा। ठीक है सर, फिर तीसरे के साथ मैं दूसरा जोड़ के देख लेता हूं। ग्लोबल जो डिमांड है एनर्जी के लिए वो एनवायरमेंटल कंसर्न पैदा करती है सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्योंकि सतत जो विकास है ना, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने मिलकर बना रखे हैं, 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसको यूएन ही तोड़ने की कोशिश है एक तरीके से, अमेरिका तोड़ने की ज्यादा कोशिश करता रहता है, कार्बन इमिशन चाइना वर्गे देश जो है ज्यादा करते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो मेरा तीसरा पहले नंबर पे आया। ठीक है भाई, उसके बाद मेरा दूसरा, दीज सोर्सेज, ये सोर्सेज क्लीनर हैं, ये सोर्सेज क्या हैं, क्लीनर हैं एक तरीके से ना भाई, क्लीनर नहीं है ये सोर्सेज, ना 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 ना, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, बच गया कौन, पहला। अब जोड़ दो इसको सारे को। पहले में क्या बताया, ग्लोबल डिमांड की बात है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात की, सस्टेनेबिलिटी की बात की, फिर उसने पहले में जोड़ दिया रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस कंसर्न का क्या हो सकता है, एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हम उसमें सोलर और विंड एनर्जी के साथ जा सकते हैं, जिससे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी फॉसिल फ्यूल्स पे। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे गया, फिर तीसरे नंबर पे कौन आया, दूसरा आया। ये जो सोर्सेज हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल्स के अलावा सोलर और विंड एनर्जी वाले जो सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज जो है क्लीनर हैं और हेल्प करते हैं कम करने में इफेक्ट्स को जो क्लाइमेट चेंज में हो रहे हैं। और चौथे नंबर पे चौथा ही रहेगा, क्या हो रहा है, ट्रांजिशनिंग जो हो रही है, रिन्यूएबल रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट की, जो टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर और सपोर्टिव जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनके अंदर वो अच्छी एक तरीके से हो रही है। ट्रांजिशनिंग मतलब स्थानांतरण। ठीक है, जो ये चेंज हो रहा है ना, वो बहुत अच्छा चेंज आपको देखने को मिलता है। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, 24वां, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अंडरलाइन या बोल्ड जो ऑप्शन है या जो स्टेटमेंट है उसको चेंज कर सकते हो आप। आइदर के साथ आपको और देखने को मिल गया। ठीक है सर, और के बाद द चेयरपर्सन सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका हैज आना चाहिए। ऑप्शन भी ना दो तो मैं फिर भी ठीक कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, वैसे आपसे पूछना चाहिए था। ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है और इनडायरेक्ट इसका बनाना है। तो दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, हैव कंप्लीटेड अभी ऊपर इसका उल्टा दे रखा था, तो हैड कंप्लीटेड में ये चेंज होगा। वी जो है जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, वी किसके पास जाएगा, वी जाएगा इसके पास, तो इसमें नो चेंज होने की संभावना रहेगी। दे सेड दैट, दे कंप्लीटेड नहीं होगा, दे सेड दैट के साथ मैंने जोड़ दिया दे हैव कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड नहीं, हैड कंप्लीटेड, ये रहा तीसरे वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर आ जाएगा। जरूरत बाकी पंगे में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका 16 सितंबर का फर्स्ट जो शिफ्ट है ना, वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका शिफ्ट होगा सेकंड, उसमें मिलेंगे। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ताकि क्या हो जाए, आपके चैनल की ग्रोथ हो, आपको फायदा मिले और आपको और एनर्जी के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट रहूं। फैक्ट्स को कोशिश करूं कि अपनी तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म मैं आपके सामने कर पाऊं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।